नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। होली तक रहना होगा आपको सावधान। होली तक क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो जी हाँ, ये बात हम आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो है होलाष्टक का शुरू होना। आज यानी कि 7 मार्च से होलाष्टक की शुरुआत हो चुकी है। शास्त्रों की मान्यता ये है कि होलाष्टक में कोई भी मांगलिक या नया काम नहीं किया जाता है। आखिर ये होलाष्टक क्या है, इसका क्या महत्व है, होलाष्टक में शुभ काम करने की मनाही क्यों की जाती है, होलाष्टक के दिनों में ग्रह कैसे डालते हैं आप पर अपना असर, और इन दिनों में कौन से वो खास उपाय करने से मिलता है महापुण्य, यही सब आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। साथ ही आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो होलाष्टक के 8 दिन अशुभ क्यों माने जाते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या कारण है, इसके पीछे अपना पौराणिक आधार भी है और ज्योतिष भी इसके कारण है। तो सबसे पहले पंडित जी से ही होलाष्टक के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि आखिर होलाष्टक क्या है, जिससे लोगों को ये पता चले कि इन 8 दिनों में आपको क्यों आखिर शुभ काम नहीं करना है। बताएं पंडित जी। देखिए, 7 मार्च यानी आज से, 7 मार्च यानी आज से होलाष्टक शुरू हो चुका है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है। होली के आने की सूचना होलाष्टक से प्राप्त होती है। होलाष्टक का अर्थ है होला और अष्टक, यानी होली से पहले के 8 दिन। ये होलाष्टक उत्तर भारत में मनाया जाता है। ये त्योहार उत्तर भारत में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक से लेकर होली तक 8 दिनों में कुछ काम नहीं किया जाता। जैसे होलाष्टक से होली तक नया काम शुरू नहीं किया जाता है। नए कामों में क्या है? गृह प्रवेश है, विवाह है, जनेऊ संस्कार है, मुंडन संस्कार है, शादी की बातचीत है, सगाई है या किसी नए कारोबार की शुरुआत है। तो उत्तर भारत में ये वर्जित है। लेकिन आप कहिए कि ये बंबई में भी वर्जित है, गुजरात में भी वर्जित है, पंजाब में भी वर्जित है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक क्षेत्र विशेष में वर्जित है, वहीं इसकी मान्यता है। होलाष्टक में किसी भी प्रकार का हवन, यज्ञ, कर्म, ये भी मतलब कि जो है मना है। होलाष्टक में किसी भी तरह की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो लोग नित्य हवन करते हैं, जो लोग नित्य अनुष्ठान करते हैं, जो लोग नित्य पूजा करते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कि ऐसा नहीं कि आप नित्य करते हैं 3-8 दिनों में हाथ पैर सिकोड़ करके बैठ जाए। नहीं, आपके लिए तो कोई नियम कानून बना ही नहीं है। आप अगर 365 दिन कोई कार्य करते हैं तो आप करते रहिए और उसी तन्मयता से करिए जैसे आप कर रहे हैं। हाँ, नई चीज़ों की खरीदारी होली से पहले होलाष्टक के अंतर्गत नहीं करनी चाहिए। होलाष्टक से होली तक किसी भी तरह का मांगलिक काम, गाड़ी, संपत्ति खरीदना बेचना या गृह प्रवेश करना या शिलान्यास करना, ये भी नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार भी करने वर्जित हैं। इन दिनों में मृतक का अंतिम संस्कार करने से पहले शांति कर्म किया जाता है और ये केवल उत्तर भारत में मान्यता प्राप्त है, संपूर्ण भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है। क्योंकि हमारा देश जो है, ये जिसको आर्यावर्त कहते हैं, भारतवर्ष जिसका नाम है, यहाँ 2 प्रकार की संस्कृतियां विद्यमान हैं। एक है मिताक्षरा, एक है दाय भाग। मिताक्षरा वो है जो उत्तर भारत के लोग मानते हैं। दाय भाग वो है जिसे प्रायः दक्षिण भारत में माना जाता है। दोनों में एक खास अंतर आपको बताऊं। मिताक्षरा कहता है कि पुत्र ही पिता को मुखाग्नि दे सकता है, लेकिन दाय भाग कहता है बेटियां भी पिता को मुखाग्नि दे सकती है। मिताक्षरा
काशी से संपादित है। मिताक्षरा के विद्वान काशी से हैं। मिताक्षरा का उदय काशी से होता है और दाएं भाग का उदय दक्षिण भारत से होता है। दोनों ही संस्कृतियां हमारे देश में प्रचलित हैं, मान्यता प्राप्त हैं। तो इसलिए ये होलाष्टक सिर्फ उत्तर भारत में मान्यता प्राप्त है और लोग जैसे इसको मानते हैं वैसे ही माने। ये नहीं कि कार्यक्रम देख करके आप भी सोचें कि नहीं मुझे भी इसी का फॉलो करना है, ऐसा नहीं। अब तक जैसा वहां होता आया है वैसा ही आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो और भी कुछ जानेंगे होलाष्टक से जुड़ी हुई बातें पंडित जी से, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, डरा नहीं रहा हूं। आपका व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव में है और धन भाव का स्वामी शुक्र व्यय भाव में है। माने धनेश व्ययेश का स्थान परिवर्तन हो रहा है। इसलिए मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे में धनहानि का योग बनता है, जिसका परिणाम होता है कि आदमी को कर्ज लेने की भी नौबत आ जाती है। तो इसलिए पूरा पेशेंस बना करके रखिए। निर्णय लेने में जल्दबाजी मत दिखाइए। आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, पूरे दिन आपकी व्यस्तता रहेगी और आपके दशम भाव का स्वामी शनि सूर्य के साथ इस समय पीड़ित हो रहा है और शनि अस्त हो चुका है। इसलिए पिता से बिना वजह अनबन हो सकती है, जो उचित नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। योग प्राणायाम करना चाहिए। जल्दबाजी में किसी के बहकावे में आकर या लालच में आकर के कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जरूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। वैसे आज आपके लिए शुभ अंक 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तो चलिए बताता हूं आपको कि आपके राशि में इस समय बृहस्पति और चंद्रमा का गोचर है और ये बृहस्पति अपने भाव से धनु राशि से धनु राशि से षडाष्टक योग बना रहा है। ऐसे में आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल धन भाव में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि बढ़ता हुआ खर्च आपको थोड़ी समस्या में डाल सकता है। माने आपका आर्थिक संतुलन डगमगा सकता है। हाँ, एक बात जरूर आप ध्यान से सुनिए कि आपके नवम का स्वामी जब दशम में शनि है तो काम से जुड़ी हुई कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा गुस्सा आया तो रिश्ते प्रभावित होंगे। इसलिए क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कोशिश करिए जब क्रोध आए तो दांत भींच करके मन में सीताराम 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 5 बार बोलिए, गुस्सा खत्म। मां की सेहत का खास ध्यान रखिए। सोच समझकर प्रॉपर्टी में निवेश करिए। शिवलिंग पर हो सके तो जलाभिषेक जरूर करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारे एक दर्शक निर्मला चंदोली से जुड़ चुकी हैं। निर्मला, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी मैडम, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। अमित गिरी नाम है उनका जी। तो पंडित जी ये कहना चाहती हूँ कि अमित गिरी नाम है, वो बहुत परेशान रहते हैं। जहाँ भी कमाते हैं पैसा नहीं मिलता है और पैसा भी फंस जाता है उनका। कितने साल के हैं? वो हो गए हैं 27 साल का। अच्छा, तो निर्मला ये सुनो, तुम्हारे पति भाव का स्वामी शुक्र है और इस समय शुक्र अपनी उच्च राशि में राहु और बुध के साथ स्थित है, जिसके कारण उन्हें मतलब कि धन प्राप्ति में थोड़ी सी बाधा होती है। एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, ये उपाय कर लो, कहीं उनके पैसे नहीं फंसेंगे। हर बुधवार को 1 पाव मूंग मंगलवार को भिगो दो, बुधवार को उसे छान करके पानी से, और बुधवार को किसी गाय को खिला दो।
ये उपाय लगातार करना शुरू कर दो। 17 बुधवार करते करते उनका कहीं पैसा नहीं फंसेगा। जहां काम करेंगे वहां पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और काम में स्थिरता भी आएगी। और अच्छा अगर कुछ करना चाहती हो तो अपने पति देव से कहो कि वो रोज सवेरे नहाने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद गणेश चालीसा का पाठ कर लिया करें। अगर गणेश चालीसा का रोज पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से न तो कहीं पेमेंट फंसेगा और न तो रोजगार के लिए कभी उन्हें परेशान होना पड़ेगा। बहुत जल्दी परिस्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो होलाष्टक के दिनों में 9 ग्रह कैसे डालते हैं आप पर अपना असर, क्या है होलाष्टक का ज्योतिषीय आधार, आइए ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। होलाष्टक अशुभ क्यों माना जाता है, इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। होलाष्टक अष्टमी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि पर होली के साथ समाप्त होता है। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु, ये उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। ये 8 ग्रह दैनिक क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से शरीर और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन ग्रहों के कारण निर्णय क्षमता में कमी आती है और गलत फैसले लेकर नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों की कुंडली में नीच राशि का चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने पर, कुंडली में चंद्रमा 6ठे या 8वें भाव में होने से अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा से 8 दिन पहले हमारा मस्तिष्क क्षीण, दुखी, अवसाद, पूर्ण या निर्बल हो सकता है। तो ऐसे में ग्रह गोचर के आधार पर भी ये होलाष्टक महत्वपूर्ण है, जो उत्तर भारत में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसका ज़्यादा प्रभाव है। बस जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं मीना कुशीनगर से। मीना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय विंध्यवासिनी गुरु महाराज। जय मुझे मां अपने बेटे विंध्यवासिनी। के बारे में पूछना है। मेरा बेटा जो नोएडा में वो बीटेक की तैयारी कर रहा है कॉलेज में, तो मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के भविष्य का क्या होगा, उससे मतलब कैसी नौकरी मिलेगी, वो क्या कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, तो इसकी कोई उपाय बताएं। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि निर्मला, इसने अपना नाम निर्मला ही बताया ना? मीना। हाँ मीना, पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे 10म भाव का स्वामी बुध, बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल है। बेटा तुम्हारी पढ़ाई ठीक कर रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो। और 9 जून के बाद देख लेना कि उसकी तरफ से कोई बड़ा गुड न्यूज तुम्हें मिलने वाला है, और वो या तो कैंपस सिलेक्शन में सिलेक्ट हो जाएगा और या पढ़ाई पूरी करते ही नौकरी में आ जाएगा। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। लेकिन मीना, जो तुमने अपनी सेहत के लिए प्रश्न किया है, तो बेटा तुम्हारे 6ठे भाव में, 6ठे भाव का स्वामी शनि 7वें भाव में सूर्य के साथ है। तुम्हें एक तो पेट से संबंधित समस्या होती है, दूसरे शरीर में थकान और नसों में खिंचाव की स्थिति होती है। अगर तुम शनिवार को सरसों के तेल को गुनगुना करके अपने पूरे शरीर में मालिश करके और नहाना शुरू कर दो, और पीपल में शनिवार को जल चढ़ाना शुरू कर दो काले तिल डालकर, और शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 7 शनिवार में ही तुम्हें अपने सेहत में सुधार दिखेगा। अगर इतने पर भी सुधार न दिखे तो किसी डॉक्टर से भी परामर्श ले लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक प्रियंका करनाल से जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आप अपने सवाल पूछिए। मैम, मैं करनाल 24 जनवरी 1994 है। मुझे अपने करियर के बारे में जानना है और मुझे अपने बच्चे
हितेश नाम है उसका। 10 अक्टूबर 2010। उसके बारे में कैसा रहेगा पढ़ाई में आपके? प्रियंका, ऐसा है बेटा, आपने जो प्रश्न किया है ना, तो आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध अभी नीच राशि में 10 अंश 41 कला पर राहु और शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। अभी आपके करियर में तो कुछ खास हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप प्रयासरत रहेंगी तो बैंकिंग या एजुकेशन के सेक्टर में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन अभी इसमें कुछ अच्छा समय होने में समय लगेगा। जहाँ तक आपने अपने बच्चे के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं बताऊं कि शनि सूर्य के साथ है। बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बस बच्चे में चंचलता ज़्यादा है, बच्चे को चोट चपेट लगने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए हो सके तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में करके उसके गले में आप सोमवार को धारण करवा दीजिए, जिससे उसे चोट चपेट न लगे खेलकूद में और वो आराम से आगे बढ़े। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक पुष्पा जुड़ चुकी हैं मुंबई से। पुष्पा, आप अपने सवाल पूछिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। मेरे 3 बच्चों का सवाल पूछना है। पहले नाम विवेक प्रजापति है और डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 88 और दूसरे का है धर्मवीर प्रजापति, डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 93 और तीसरे का नाम है गणेश, 16 सितंबर 1996। तो इन लोगों का लाइफ कैसा रहेगा? और दूसरे नंबर का जो लड़का है धर्मवीर प्रजापति, वो उनका अपनी औरत से मतलब बन नहीं रहा है। साधना नाम है उनकी औरत का, क्या करूं मैं उनके लिए? देखिए, आपके बड़े बेटे के भविष्य के बारे में बताना चाहूँगा कि द्वितीयेश और सप्तमेश, ये मतलब कि जो है शनि और चंद्रमा हैं। शनि और चंद्रमा में चंद्रमा का इत्तिसाल बृहस्पति से हो रहा है। बड़े बेटे का भाग्य भविष्य ठीक है, लेकिन जितना मेहनत कर रहा है उतनी सफलता अभी इसे नहीं मिल रही है। इसे चाहिए कि ये रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करे और शनिवार के दिन सुंदरकांड का भी पाठ करे। दूसरे बच्चे के बारे में जो आपका प्रश्न है, बृहस्पति उसका मालिक है और इस समय मतलब कि चंद्रमा के साथ है प्रश्नकाल में। बृहस्पति और बुध दोनों का संयोग तो बना हुआ है, लेकिन बुध नीच का है। वैवाहिक जीवन में समरसता लाने के लिए आपका दूसरा नंबर का जो बेटा है, इसको थोड़ा सा समझदारी दिखाना चाहिए। जो इसकी पत्नी है साधना नाम की, अगर ये समझदारी दिखाएगा तो वो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। विवाह में विघटन का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है कि शादी टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेटे से कहिए कि थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करे और पत्नी के मन में अपने प्रति विश्वास पैदा करे। तीसरे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बता दूं, उसका स्वामी शुक्र उच्च राशि में है, तेज तर्रार है, बुद्धिमान है, लेकिन बहुत चंचल है। इसलिए अभी किसी काम में वो ठहर नहीं पा रहा है। उसको कहो कि वो नवरात्र के दोनों व्रत किया करे। 9 दिन नवरात्र का अगर व्रत करेगा और दुर्गा जी की उपासना करेगा तो तुम्हारे पूरे खानदान में सबसे अच्छा ये चमकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पूरे घर की हालात बदल करके रख देगा। इसे कहो कि ये भगवती दुर्गा की आराधना करे, 9 दिन के नवरात्रों के पूरे पवित्रता से व्रत करे, नवमी के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन करे और हो सके तो नित्य घर में दुर्गा चालीसा का 10-10 पाठ सुबह शाम करे। और अच्छा कर सकता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। निश्चित रूप से इससे इसका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है। मंगल आपके आय स्रोत का स्वामी है, और अगर आय स्रोत का स्वामी आपके राशि में है तो इसका मतलब कि कहीं पुराना इन्वेस्टमेंट अगर आपका है, कहीं पुराना पैसा आपने लगाया हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी में, चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में, उससे आपको लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर आपके पास नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो कहीं नई नौकरी के लिए भी बुलावा आ सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपकी उम्र 54-55 साल से ज़्यादा है
तो घुटनों के दर्द से अचानक आप परेशान हो सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये माँ दुर्गा का मंत्र है। अगर इसका आप नियमित जप करें तो कभी परेशानी आपके जीवन में आएगी ही नहीं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक आराधना जुड़ चुकी हैं मध्य प्रदेश के देवास से। आराधना, आप अपने सवाल पूछिए। नमस्ते। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। मेरे 2 सवाल है। पहला मेरी बेटी के लिए है। 3 जून 2000 का जन्म है उसका, उसके शादी के लिए और उसका भविष्य कैसा रहेगा। और दूसरा सवाल है बेटे के लिए, जिसका जन्म है 30 जनवरी 2005, उसका भविष्य कैसा रहेगा और इंजीनियरिंग कर रहा है वो। देखो, बेटी के विवाह के लिए जो प्रश्न है, सूर्य शनि एक साथ है। थोड़ा सा प्रयास करने में ही विवाह तय हो जाएगा और विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें बिल्कुल विलंब की स्थिति नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करने पर विवाह की स्थिति बन जाएगी और अच्छा विवाह होगा। जहां तक बेटे के बारे में प्रश्न किया है तुमने, तो उसके बारे में बता दूं, भाग्येश बुध शुक्र की स्थिति एक साथ है। ये पढ़ाई अपनी अच्छे से पूरी करेगा, अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह करेगा। कभी कभार इसके स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना देखी जा रही है, जिसके कारण मैं कहना चाहूँगा कि इसको एलर्जी की प्रॉब्लम है। आपको चाहिए कि इसको धूल और सर्दी जुकाम से बचने की सलाह दी जाए। और बाकी इसका स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन और रोजगार, ये सब चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। बिल्कुल चिंता ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय उच्च राशि में है। थोड़े घंटे ही रहने वाला है, लेकिन है तो है। ऐसे में धन लाभ का संकेत बना हुआ है, लेकिन शनि के साथ आपका धनेश सूर्य है, इसलिए फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। और यदि आप नौकरी करते हैं, ऑफिस में जाने अनजाने में आपसे गलती हुई है और कोई कह रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। घर में मेहमान आ सकते हैं। अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कर्क राशि के जातक हैं, तो आपको अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। समय पर दवाई खाना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ज़्यादा चालाकी नुकसानदायक साबित हो सकती है। भगवान गणेश को पीले फूलों की माला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। आज यानी 7 मार्च से हुलाष्टक की शुरुआत हो चुकी है और इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि इन दिनों में कौन से काम करने से असफलता और निराशा ही हाथ लगती है और कौन से खास उपाय करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब पंडित जी से जल्दी जान लेते हैं कि हुलाष्टक के पीछे का साइंटिफिक पहलू क्या है। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, हमारे सनातन धर्म में कोई ऐसा काम नहीं है जिसके पीछे कोई न कोई लॉजिक न हो। जैसे 2 नवरात्र प्रगट के हैं, अब इन दोनों नवरात्रों के व्रत के पीछे भी एक कारण है। जैसे वासांतिक नवरात्र जो अब आने वाला है, तो इसमें क्या होता है कि जाड़े का मौसम खत्म होता है, गर्मी का मौसम शुरू होता है। और जो हम पिछला अनाज जैसे चावल, मक्का, ये सब खा रहे होते हैं, वो सब अब खत्म करके अब हमारे घर में नई फसल आ जाएगी। गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब नई फसल आ जाएगी। नई फसल आएगी और उसका हम सेवन करेंगे। तो अगर इन 9 दिनों में हम व्रत करके और शरीर का एक बार से सफाई कर दें, आंतें बिल्कुल ठीक हो जाएं, तो फिर नए अन्न को हम ठीक से ग्रहण कर पाएंगे और उसमें कोई बीमारी नहीं बनेगी। दूसरी बात,
ये समय ऐसा होता है गर्मी सर्दी का कि इसको मतलब कि देवी भागवत में कहा गया है कि ये समय यम दृष्टा है। इस समय में शायद ही कोई ऐसा परिवार होता है जिस परिवार में किसी को ज्वर बुखार सर्दी खांसी जुकाम न होता हो। प्रायः किसी न किसी परिवार में किसी न किसी को कुछ न कुछ जरूर होता है। अगर डॉक्टरी की भाषा में बात करें तो भले समाज के लिए ये समय बुरा होता है, लेकिन डॉक्टर लोग बड़ा खुश होकर के कहते हैं कि इस समय सीजन बहुत अच्छा है। सीजन बहुत अच्छा है मतलब मत समझिए एक सीजन अच्छा है मतलब खूब लोग बीमार हो रहे हैं। सीजन अच्छा है का मतलब यह है कि खूब लोग बीमार हो रहे हैं। ये डॉक्टरी भाषा में कहते हैं सीजन बहुत अच्छा है। नहीं, इस साल तो सीजन डल है। अगर बीमार नहीं हुए तो इस साल सीजन डल है। तो इसके पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। वो क्या है, मैं अपने बुद्धि के अनुसार ही बता रहा हूं, कोई मैं वैज्ञानिक थोड़ी हूं। लेकिन होलाष्टक के वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बैक्टीरिया और वायरस ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सर्दी से गर्मी की ओर जाते समय शरीर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें बुरा प्रभाव डालती हैं। ऐसे में होलाष्टक के 8 दिन संकेत देते हैं कि साइट्रिक एसिड युक्त फलों का सेवन ज़्यादा करें और गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना बंद कर दें। होलिका दहन के दिन जो अग्नि जलती है वो शरीर के साथ साथ आसपास के वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म कर देती है। होलिका दहन में गाय के गोबर के कंडे, पलाश, नीम और अन्य पेड़ों की लकड़ियों के जलने पर निकलने वाला धुआं सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही मौसम बदलते ही शरीर में भी बदलाव होते हैं। ऐसे में होली से पहले के 8 दिन संकेत देते हैं कि खान पान में बदलाव लाने का समय आ गया है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय कुंभ राशि में शनि के साथ सप्तम भाव में स्थित है और आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल, धर्म स्थान का स्वामी आपके मंगल इस समय आपके आय भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो हम एक बात कह सकते हैं, आज आपका धार्मिक यात्रा पर पैसा खर्च हो सकता है और यदि आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप धैर्य रखें और बिगड़े हुए रिश्तों को भी सुधारने की कोशिश करें। और यदि आपका कोई छोटा भाई है तो उसके भी सेहत का ध्यान रखें। जल्दबाजी में किसी के संकोच में आकर के कहीं कोई सिग्नेचर न करें। मां दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने होलाष्टक में शुभ कार्य करने से मना किया, लेकिन अब इन दिनों में कौन से ऐसे कार्य करें जिसका हमें सिर्फ शुभ फल मिले, ये भी हम चाहेंगे कि पंडित जी आप दर्शकों को बताएं। देखो, होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें, अब ये जान लो। होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों को करने की मनाही है, लेकिन इन दिनों में आप अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्रत और उपवास कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य फल मिलते हैं। इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य, कपड़ा, अनाज और अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें ज़रूरतमंदों में दान भी कर सकते हैं। इसका भी आपको लाभ मिलेगा। इन दिनों में पुण्य प्राप्त करने के लिए, कष्ट से रक्षा के लिए क्या करना चाहिए ये भी जानिए। अगर आर्थिक संकट है तो होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त का 16 बार सुबह शाम पाठ शुरू कर दीजिए। भगवान नृसिंह और हनुमान जी की मन लगाकर उपासना करिए। संतान सुख के लिए होलाष्टक में संतान गोपाल मंत्र का जप करिए।
गोपाल सहस्त्र नामावली का सुबह शाम पाठ करिए। होलाष्टक में किए गए व्रत और दिए गए दान से कष्टों से मुक्ति मिलती है और रोग से बचने के लिए होलाष्टक में भगवान शिव की उपासना करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। सफलता प्राप्त करने के लिए होलाष्टक में सुबह सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, शाम को सुंदरकांड का पाठ करिए। आप बगलामुखी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए होलाष्टक में नित्य राम रक्षा स्तोत्र का जो लोग सुबह शाम पाठ करते हैं उनके परिवार में अमन चैन रहता है। हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनामावली का भी पाठ किया जा सकता है। कन्या के विवाह में रुकावट आ रही है तो कात्यायनी मंत्रों का भी जप किया जाता है। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ये मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का है। गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए जमुना जी के किनारे बालू की मूर्ति की दुर्गा बना करके और उसके सामने इस मंत्र का जप किया था और उसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ अलग अलग रास रचाया था। सभी गोपियों को लगता था कि कृष्ण मेरे ही साथ हैं और वहां जितनी असंख्य गोपियां थी सबके साथ लगता था कृष्ण मेरे साथी हैं, मेरे बाहों में उनकी बाहें हैं। एक ही वाहम बहुत श्याम, क्योंकि वो तो प्रभु हैं। वो तो एक रूप में रहते हुए भी अनेक हैं, अनेक में रहते हुए भी एक हैं। उनको तो किसी शास्त्र की मर्यादा में या उनको किसी नियम में बाधा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अगर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कराया जाए और नौ ग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से लाभकारी स्थिति बनती है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, निराश मत होइएगा। आपके राशि में केतु की स्थिति है, लेकिन बुध और शुक्र की युति जो आपके 7वें भाव में है और आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य जो 6ठे भाव में है, इससे अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको थोड़ा सा आपके डिसीजन के कारण धन का नुकसान हो सकता है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। नए रिश्ते आ सकते हैं, विवाह का योग भी बन रहा है। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। किसी के साथ बिल्कुल भूल करके भी धोखाधड़ी न करें। हरी इलायची खा करके काम शुरू करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय जो ग्रह गोचर चल रहा है उसके आधार पर आपका राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में 6ठे भाव में गोचर कर रहा है, रोग शत्रु के स्थान में। वहीं नीच का बुध है, लेकिन उसका नीच भंग हुआ है। राहु भी वहीं है। तो ऐसे में ये माना जाए कि आपका धनेश मंगल जिस स्थिति में है उसके कारण कारोबारी अगर कोई साझेदार है आपका तो उसके डिसीजन से आपको लाभ मिलने वाला है। और यदि आप नौकरी करते हैं तब तो पक्का मानिए कि आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। हाँ, पारिवारिक विवाद है तो आपकी समझदारी से खत्म होगा, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, कुछ सोचते कहीं रहेंगे, रास्ते में कहीं चलते रहेंगे, कान में लीड लगाकर चलेंगे सड़क पर, तो चोट लगने की भी संभावना है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन बैंकिंग ध्यानपूर्वक करिए, फ्रॉड हो सकता है। कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो होलाष्टक के इन 8 दिनों के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए राशि के मुताबिक हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये भी पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, ऐसा है, सच्ची बात तो ये है कि भगवान एक ही हैं जी। भगवान कई नहीं हैं, भगवान एक ही हैं। चाहे आप राम को भज लें, चाहे कृष्ण को भज लें, चाहे ब्रह्मा को भज लें, चाहे विष्णु को भज लें, चाहे दुर्गा को भज लें, चाहे काली को, चाहे तारा को, चाहे त्रिपुर सुंदरी को, चाहे छिन्नमस्ता बगलामुखी को, चाहे भैरव को, जिस भी भगवान को आप भजते हैं तो आप एक ही ईश्वर को भजते हैं जी। जैसे काशी जाना है मान लो, तो आप दिल्ली से जाओगे तो पश्चिम दिशा से काशी जाओगे, लेकिन आप कलकत्ता से आओगे तो पूर्व दिशा से आओगे जी। बंबई से आओगे तो दक्षिण दिशा से आओगे, और कभी गोरखपुर से आओगे तो उत्तर दिशा से आओगे, लेकिन काशी तो काशी ही है ना। तो भगवान भगवान ही है, चाहे कैसे भी, चाहे आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं जी। आपको आना एक ही भगवान के पास है, क्योंकि परम तत्व तो एक ही है। जैसे 1 लाख घड़ा रख दिया और सब में पानी भर दिया, सब में सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो क्या सूरज 1 लाख हो गया? सूरज तो एक ही है ना। उसी तरह से चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर के गाय कुत्ता चांडाल तक, सब में एक ही ईश्वर तत्व विराजमान है। उसका हम अपने मन के अनुरूप अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं, और जिस रूप में पूजा करते हैं उसी रूप में प्रभु आकर के हमारी मनोकामना पूरी करते हैं जी। समझ रही हो? जी जी। हाँ, जो लोग ये विवाद करते हैं कि नहीं मेरा देवता ऊंचा, तुम्हारा देवता नीचा, हमारे देवता में ज्यादा शक्ति, तुम्हारे देवता में कम शक्ति, वो लोग व्यर्थ में विवाद करते हैं और वास्तविक उन्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। ईश्वर एक ही है, एको अहम बहुत श्यामः। ईश्वर एक है, वो बहुत रूपों में भाषित होता है। ठीक है जी। तो ऐसे में होलाष्टक के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए मेष राशि के जातकों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ये इसलिए कि आपका राशि स्वामी मंगल है और मंगल के अधिपति हनुमान जी है। वृषभ राशि के जातकों को लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि का अधिपति शुक्र है, जिसकी देवी लक्ष्मी है। मिथुन राशि वालों को दुर्गा की उपासना करना चाहिए, क्योंकि इसका अधिपति बुध है, जिसकी देवी दुर्गा है। कर्क राशि वालों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, इसका अधिपति चंद्रमा है, जिसके देवता भगवान शिव हैं। होलाष्टक के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए सिंह राशि के जातकों को भगवान सूर्य की ही उपासना करनी चाहिए। कन्या राशि वालों को भी माँ दुर्गा की ही उपासना करनी चाहिए। तुला राशि वालों को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और छोटी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को भी हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। धनु राशि वालों को मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। मकर और कुंभ राशि वाले शनि देव की पूजा करें, भूखों को भोजन कराएं, और मीन राशि के जातक मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आपका राशि स्वामी मंगल अपने भाव से अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, और आपके रोग भाव का स्वामी भी मंगल ही है। ऐसे में बीमारियों पर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऑफिस में अपना काम आप दूसरों के जिम्मे पर मत सौंपें। लंबे समय बाद कुछ अपने निकटस्थ लोगों से मुलाकात होगी। खान पान आप अपना अच्छा रखें, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल न करें। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में
उच्च के चंद्रमा के साथ आज स्थित है। भले ही ये गोचर अभी कुछ घंटों में बदलेगा, लेकिन आपका जो चतुर्थ भाव है, जो वहां शुक्र बुध राहु की स्थिति है, उसका स्वामी जो बृहस्पति शुक्र से इत्साल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिलने वाली है तो आज मिलेगी। और देखिए, सही बात तो ये है कि आज आपके काम की तारीफ भी होगी और आपका निर्णय भी आज का बहुत उम्दा होगा। और अगर भाई से कोई आपका विवाद है और उसे आप खत्म करना चाहें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, और भूल करके भी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये बड़े बुजुर्ग चाहे अपने घर के हों चाहे देश के हों, अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका सम्मान ही करिए, उनसे आशीर्वाद ही लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि का स्वामी शनि द्वितीय भाव में सूर्य के साथ स्थित है। दसम भाव का स्वामी शुक्र तृतीय भाव में उच्च राशि में स्थित है। तो ये बात तो पक्की है कि आज आपके कारोबार में तेजी आएगी, और खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यदि आप काम करते हैं तब तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है। नौकरी में बदलाव के लिए दिन अच्छा है, आप निर्णय ले सकते हैं। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आप मकर राशि के जातक हैं और पिछले 7.5 साल से कुछ परेशान हैं, तो घुटनों का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। उधार दिया पैसा फंस सकता है। अभी 29 मार्च तक सावधान रहिएगा। सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि में शनि सूर्य की स्थिति है। शनि अस्त है। द्वितीय भाव में शुक्र बुध राहु हैं धन भाव में, और धन भाव का स्वामी बृहस्पति सुख भाव में है, चंद्रमा के साथ है। आमदनी तो बढ़ेगी भाई, और सेविंग्स भी आप कर पाएंगे, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। और जहां आप नौकरी करते हैं, आपके अच्छे व्यवहार के कारण साथ काम करने वाले आपको कोऑपरेट भी करेंगे। अगर आज आप चाहें तो शाम के समय अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ घूमने भी जा सकते हैं। इसका भी आपके परिवार पर पॉजिटिव असर रहेगा। ज्यादा नकारात्मकता से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। जल्दबाजी में नौकरी मत बदलिए। जरूरतमंदों में हो सके तो दवाइयां दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका आत्मविश्वास आपको धन लाभ कराएगा। ऑफिस में रुके हुए काम आपको जल्दी निपटाने होंगे। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। मन शांत रखें, सेहत भी अच्छी रहेगी। किसी भी काम में आलस से बिल्कुल न करें। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक सुदीप जुड़ चुके हैं हरियाणा से। सुदीप, आप अपने सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। आप अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र है 14 वर्ष। खूब मन लगा के पढ़ो, भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। खूब मन लगा करके पढ़ो। जितना मन लगा करके पढ़ोगे उतना भविष्य अच्छा होगा। ठीक है। अभी भविष्य को चाहो तो जैसे चाहो वैसे तुम बना सकते हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।
और कादर मन कहु एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अभी तुम्हारा कर्म करने का समय है, विद्यार्थी जीवन है, खूब मन लगा के पढ़ो, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत ऊंचाई प्राप्त करोगे। लेकिन तुम हर समय माता पिता की आज्ञा मानते हुए पढ़ाई को अपना परम धर्म मानो। पढ़ाई से लापरवाही करोगे तो फिर भाग्य खराब हो जाएगा। खूब मेहनत करके पढ़ाई करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो बेटा, निश्चित रूप से आप बड़े आदमी बनोगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कालचक्र एक ऐसा शो है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर कोई देखता है और इसे बहुत पसंद करता है। अब देखिए पंडित जी, कॉलर एक जुड़ गया और वो भी इतना छोटा बच्चा, और आपने बहुत अच्छे से उसको गाइड भी किया कि ठीक है अभी कर्म करो, क्योंकि एक वक्त होता है जब आप अपनी किस्मत खुद अपने कर्म से लिख सकते हैं। तो हमारे दर्शक लगातार हमें प्यार देते रहते हैं, चाहे बुजुर्ग हों चाहे यंग हों, और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हमारे शो को देखते हैं। और यही वजह है कि लगातार हम लोग को और ज़्यादा हौसला भी मिलता है, हिम्मत भी मिलती है कि और ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपके लिए हम कंटेंट दे पाएँ, हम ऐसे ही बातें बताएं। खास तौर पर पंडित जी लगातार आप लोगों को एक गाइड भी करते हैं और साथ में वो एक रीज़न जरूर बताते हैं जिसके पीछे आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं फरीदकोट से, पंजाब के रहने वाले हैं सुखचैन सिंह, और इनकी पत्नी दीक्षा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीक्षा जी, सारे डिटेल बता दिए गए हैं, आप पंडित जी से सवाल पूछ लीजिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने और अपने हस्बैंड के कैरियर के बारे में पूछना है। उनकी डिटेल्स है 5 सितंबर 1994, कोटकपूरा पंजाब का ही उनका जन्म है। और हमारा पहला प्रश्न ये है पंडित जी कि हमारे ऊपर कर्ज कम होने की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उनकी जॉब की और मेरी जॉब की कहीं पे भी सेटिंग नहीं आ रही है। इस टाइम तो मैं घर पे ही हूँ, लेकिन उनकी जो जॉब है ऐसे है कि 3-4 महीने वो कहीं पे भी स्कूल में लगाते हैं, कुछ ना कुछ बात होती है तो फिर उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। और मुझे जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं फेस टू फेस, उसके बाद 4-5 दिन बाद बोल दिया जाता है कि हम आपको बाद में बताएंगे। तो उनकी जॉब की कहीं सेट नहीं हो रही, इसके कारण हमें एक पुराना लोन उतारने के लिए कुछ ना कुछ नया लोन लेना पड़ता है। तो आप प्लीज ये बताइए कि कब तक हमारा कर्ज उतरेगा और हमारी जॉब की सेटिंग होगी या नहीं होगी। हमें जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करना चाहिए या इसी लाइन पे रहना चाहिए। दीक्षा, बिल्कुल टेंशन मत लो बिटिया, अच्छे बुरे दिन जीवन में सबके आते हैं। अभी सुखचैन की कुंडली के आधार पर चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा इनके मृत्यु भाव का स्वामी होकर के सूर्य के साथ भाग्य भाव में अधम योग बना रहा है। सूर्य चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो अधम योग होता है, क्योंकि इनका जन्म बेटा अमावस्या के दिन हुआ है। अमावस्या के दिन कोई भी पैदा हो, उसके जीवन में 100% मेहनत करने के बाद 60% से ज़्यादा फल नहीं मिलता है। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, 1 कटोरा भात चावल पका कर ले लो, उसमें 2 चम्मच घी, 2 चम्मच गुड़, 2 चम्मच घी, 2 चम्मच दही और 1 पाव गुड़ मिला करके 7 शनिवार किसी भैंस को सुखचैन के हाथ से खिलवा दो। मैं गारंटी लेता हूँ कि इनका रोजगार एकदम पक्का हो जाएगा और इनकी नौकरी नहीं छूटेगी। अब तुम्हारे ऊपर आता हूँ। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत गूगल पर सर्च कर लो या यूट्यूब में चला लो, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत, और सुबह शाम इसका 7 बार पाठ करना शुरू करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1 साल के अंदर तुम्हारे ऊपर 1 रुपया कर्जा नहीं रह पाएगा। जहाँ तक तुम्हारी नौकरी का सवाल है तो इसके लिए तुम 3 किलो चने की दाल अगर हो सके तो किसी गुरुद्वारे में या किसी धर्म स्थान में 5 गुरुवार 1 दर्जन केला के साथ दान करो, तुम्हारी भी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से उस मूर्ति के बारे में जल्दी से जानते हैं जिसे घर में रखने और उसके उपाय करने से संपत्ति बढ़ेगी और विपत्ति टलेगी और तरक्की पक्की ही होगी। तो पंडित जी से ही जान लेते हैं वो कौन सी मूर्ति है, बताएं पंडित जी। माँ लक्ष्मी के 8 रूप हैं, जिनमें से एक रूप उनका गज लक्ष्मी का भी है। हाथी बहुत ही शुभ माना जाता है।
घर में हाथी की प्रतिमा रखने के कई फायदे होते हैं। हाथी का संबंध विघ्नहर्ता भगवान गणेश से है। अपने घर के मुख्य द्वार पर हाथी की मूर्ति लगाने से परिवार की रक्षा होती है। अपने बेडरूम में पीतल का हाथी रखने से या हाथी की बड़ी सी तस्वीर लगाने से पति पत्नी के मतभेद समाप्त होते हैं। ड्राइंग रूम में पीतल का हाथी रखा जाए तो ये शांति और समृद्धि का कारक होता है। जिस हाथी की तस्वीर या मूर्ति में उसकी सूंड झुकी हुई हो तो ऐसी मूर्ति घर में रखने से सुख शांति आती है। जिस हाथी की तस्वीर या मूर्ति में उसकी सूंड ऊपर उठी हुई हो, इससे तरक्की होती है, धन और संपत्ति बढ़ती है। अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए अपने घर में हाथी और उसके बच्चों की प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। निश्चित रूप से हाथी भगवान गणेश का ही स्वरूप है, इसलिए हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले हाथी की भी पूजा की जाती है। जिन लोगों के घरों में पारिवारिक तनाव है, उन्हें चाहिए कि अगर सामर्थ्यवान हैं तो चांदी का हाथी का जोड़ा बनवा करके और दोनों जोड़ों को पश्चिम दिशा में मुंह करके अगर अपने बेडरूम के किसी टेबल पर रख लें और उसकी समय समय पर साफ सफाई देख रेख करते रहें तो मैं खोखला नहीं होना चाहिए, हाथी एकदम ठोस होना चाहिए। आप विश्वास करिए, पति पत्नी के बीच में अजब गजब की समझ उत्पन्न हो जाएगी और दोनों आपस में लड़ना बंद कर देंगे। ये आप उपाय करके देख लीजिए, निश्चित रूप से इसका लाभ आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।